रेलवे के पास एक बहुत बड़ा असासा मौजूद है जिनकी तरफ उनकी निगाह नहीं जा रही। अगर आपने देखा होगा रेलवे लाइन के साथ साथ एक पोल लगे हुए हैं जो बरतानिया दौर में आज से 150 साल पहले लगे थे। दूर की तनख्वाह है वो 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि रेलवे की जितना खसारा है वो उनसे पूरा हो सकता है कि रेलवे जो है उसकी अगर सीट बुक करानी हो या हमें बर्थ बुक करानी हो तो सिफारिश करानी पड़ती है, लेकिन फिर भी रेलवे खसारे में है। इसके जिम्मेदार क्या आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हैं? जबकि जो सबका एक वजीर थे आजम खान स्वाति साहब, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था मजदूरों के ऊपर, ये मजदूर काम नहीं करते। आजम स्वाति साहब ने ये जो मजदूरों के साथ ऐसी जुबान इस्तेमाल की ना, अल्लाह ने उसका बदला लिया। तो जच्चा बच्चा का एक अस्पताल है जो कि मैं सुनता आ रहा हूँ कि अरसा दराज से वो उसकी बिल्डिंग तैयार है लेकिन उसको ऑपरेशनल नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे आप क्या समझते हैं? क्या ऐसी बातें हैं जिसमें ये बंद कर दी? नाज़रीन, कॉफ़ी कास्ट के इस सीरीज़ के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवामी मसाइल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और रेलवे के ऊपर ख़ुसूस बात की जाएगी, क्योंकि ज़राए आमदरफ़्त जो है ये किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो ये शोबा है हमारा रेलवे, ये हमेशा तनज़्ज़ुल का शिकार रहा है। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं रेलवे इनकलाबी यूनियन के मरकज़ी रहनुमा हैं अलहाज चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब और रावलपिंडी की सियासी और समाजी शख्सियत मलिक असगर ताज साहब। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। अच्छा, ये शुरू करते हैं, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा हम चौधरी साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मज़दूरों की यूनियन का आप तहफ़्फ़ुज़, मज़दूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आप कर रहे हैं यूनियन के प्लेटफॉर्म से, तो मज़दूरों को क्या क्या मसाइल दरपेश है इस वक्त? मजदूरों को तो खैर बेशुमार मसाइल, उनके तनख्वाहों का मसला है, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको पेंशन का मसला है। तो मजदूरों के तो खैर शुरू से लेकर आज तक मजदूर मसाइल में ही दो चार हैं। तो रेलवे के पास एक बहुत बड़ा असासा मौजूद है जिनकी तरफ उनकी निगाह नहीं जा रही। अगर आपने देखा होगा रेलवे लाइन के साथ साथ एक पोल लगे हुए हैं जो बरतानिया दौर में आज से 150 साल पहले लगे थे। 150 साल पहले लगे तो उसका जो लोहा है वो बरतानिया दौर का है, इंग्लैंड से मंगाया गया था, वो लगा हुआ है। तो ये कराची से लेकर खैबर तक मेरे हिसाब से अरबों नहीं खरबों रुपए का माल पड़ा हुआ है। ये अगर उसको क्लोज कर दिया जाए, उसका काम खत्म हो चुका है। आज से तकरीबन कुछ 60 साल पहले उन पोल्स का वो जो तारें खींचने का मामला था वो खत्म हो चुका है। अब तो जदीद आ गया सारा मामला। तो वो ऐसे लगे हुए, किसी की निगाह उस तरफ नहीं जा रही कि उसको क्लोज अगर किया जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि रेलवे की जितना खसारा है वो उनसे पूरा हो सकता है, उन पोल से। सही, क्योंकि कराची से खैबर तक, कोटा से चमन, ये सब एरिए में इतने पोल लगे हुए हैं, बरतानिया लगाए थे। तो वो खरबों रुपए का वो माल है, लोया है। आज भी उसे जमीन मट्टी नहीं खा सकी। इतना बेहतरीन और इतना अच्छा वो हाथ का बना हुआ लोया, तो उसको अगर वो सेल करें तो रेलवे की जो ये खसारा है मेरे हिसाब से वो पूरा किया जा सकता है। उसके अलावा रेलवे की ज़मीन लोगों के कब्जे में है, कोई पूछने वाला नहीं। जिस इलाके में मैं रहता हूँ मैं वहाँ 50 साल से रह रहा हूँ। जो ज़मीन रेलवे के पास थी, आज मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग दावेदार उठ गए हैं कि जी ये मेरे बाप ने खरीदी थी, उसने वो कब्जा करके तो वहाँ कर लिया। तो यही अगर रेलवे इस पर तवज्जो दे, उस ज़मीन पे जो लोगों के कब्जे में है, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो क्या रेल फ़ायदा नहीं उठा सकते? रेल की ज़मीन पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रेल की ज़मीन मरकज़ में है। जहाँ उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाए वहीं आबादी बन गई, वहाँ मरकज़ बन गया। तो बड़ी कीमती जगह है, बहुत कीमती असासा है रेल का, वो बचा सकते हैं अगर ये मुखलस हों रेल के साथ। जी, तो इस तरह के मसाइल हैं। बिल्कुल चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छे मसाइल जो हैं उनको उजागर किया और आपने बताया कि मसाइल रेलवे के पास बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, जिनको यूटिलाइज करके हम रेलवे को एक अच्छी जगह पे ले जा सकते हैं। आपने जो इशारा किया है कि मसाइल मौजूद हैं, हम जब से सुनते आ रहे हैं कि रेलवे जो है उसकी अगर सीट बुक करानी हो या हमें बर्थ बुक करानी हो तो सिफारिश करानी पड़ती है, लेकिन फिर भी रेलवे खसारे में है। इसके जिम्मेदार क्या आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हैं? जबकि जो सबका एक वजीर थे आजम खान स्वाति साहब, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था मजदूरों के ऊपर, ये मजदूर काम नहीं करते। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, आजम स्वाति साहब ने ये बात अच्छी नहीं की, उनकी शान नहीं बनती। वो एक रेल का मिनिस्टर है, एक बहुत बड़ा नाम है उनका, एक बहुत बड़े कबीले से ताल्लुक है, लेकिन एक मजदूरों में बैठकर अगर मजदूर की हौसला अफजाई नहीं कर सके तो कम से कम दिल शिकनी नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो उनके साथ ये जो मामला हुआ ना, मेरी नुक्ता नज़र से, लोग हो सकता है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, आजम स्वाति साहब ने ये जो मजदूरों के साथ
ऐसी जुबान इस्तेमाल की ना, अल्लाह ने उसका बदला लिया कि आजम स्वाति साहब को रोना पड़ गया। वो उनकी बच्ची बेटी हमारी बेटी में जैसी है, तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कुदरत का भी इंसाफ होता है। जब वो लेता है ना इंसाफ, तो वो सर पे वो नहीं मारता कुछ चीज है। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं वो होते हैं। तो मजदूरों को उन्होंने छेड़ा, मजदूरों को तंग किया। उन्होंने एक बंदे ने मुल्तान डिवीजन में एक बंदा था, वो भाग कर आगे आया कि सर मेरी जवान बची हैं, तो मेरी अभी तक पेंशन नहीं मिली, मेरा अब तक पैसा नहीं आया। तो आप तो चोर हैं, आप तो चोरी करते रहे हैं, आपको किस चीज के पैसे दें, किस चीज के दूं? तो अगर आपके पास अल्लाह ने इतना पैसा दिया तो वो कहाँ से आया? तुमने को मजदूरी की है, तुमने को क्या किया? तुमने भी चोरी की है ना, डाके मार के तुमने इतने बड़े अमीर बन गए, तो एक गरीब आदमी की तस्लील कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर उसका देख लिया रिजल्ट उसने, क्या उसके साथ बना। सही। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जो रेलवे मुलाजमीन है, इनकी पेंशन का और तनख्वाह का बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, इस हवाले से आप कोई रोशनी डालें इस मसले? जी, मैं ये अर्ज करूँगा कि इस हवाले से कि गवर्नमेंट कर्जे लेकर, कानूनी मुल्कों से कर्जे लेकर तनख्वाहें दे रही है, तो इन अदारों पे तवज्जो करें, इन अदारे पे तवज्जो करें। जो रेलवे चलाती थी उस वक्त खुशहाल थी। जब इन्होंने रेल की ट्रेनें प्राइवेट तौर पे देनी शुरू कर दी, तो दूसरे लोग आपके फायदा उठा रहे हैं, वो ट्रेन अच्छी चला रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चला सकते? आप तो माहिर लोग हैं, आपने इंजीनियर किया हुआ है, किसी ने किस शोबे में इंजीनियर किया हुआ है, किसी ने किस में। तो ये रेलवे के पास हो, ट्रेनें सारी रेलवे के पास हो, प्राइवेट लोग हैं, वो अरबोपति बन गए हैं, तो वो ट्रेन कामयाब जा रही है। तो जब रेलवे के पास आती है वो ट्रेन नाकाम हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? भाई आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप रेलवे के वफादार हैं, आप अपने रिज़्क को हलाल करें और इस पर तवज्जो दें। तो वो अपने माल बनाने में लगे हुए हैं, वो ट्रेनें जितनी हैं वो सारी प्राइवेट करी जा रहे हैं, प्राइवेट दिए जा रहे हैं प्राइवेट शोबे में, तो वो लोग पैसे कमा रहे हैं, प्राइवेट शोबे वाले पैसे कमा रहे हैं और ये नहीं निकाल रहे। इस तरह करके खसारा शो कर रहे हैं। हमारे साथ पड़ोसी मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, 200% प्रॉफिट पे जा रहा है, 200% प्रॉफिट पे जा रहा है हिंदुस्तान का रेलवे। वो भी हमारे साथ था, ये सब हमें हिंदुस्तान था, सब उसमें पाकिस्तान शामिल था, बांग्लादेश शामिल था, हिंदुस्तान था। तो यही वो रेल है जो बरतानिया ने बचाई है। वो कामयाब हो गए, हम नाकाम हो गए। उन्होंने रेलवे के साथ बदयांती नहीं की। जो अफसर आए, जो ब्यूरोक्रेट्स आए, जो ऑफिसर्स आए, उन्होंने ईमानदारी के साथ अपना काम शुरू किया कि यार ये हमारा अदारा है, यहाँ हमने अपने बच्चों का रिज़्क कमाना है। तो उसके साथ उन्होंने अच्छा सलूक किया, अपने अदारे को लेकर आगे चले तो अब कामयाब हैं। हम अदारे को नहीं लेकर चले, हम अपने घर अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, एसी कमरा लगा हुआ है, रेल की बिजली चला रहे हैं, रेल के पैसे खर्च कर रहे हैं, तो बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे। तो जब वो नहीं करेगा तो उसके जो नीचे मुतहद है वो भी नहीं करेगा। ऐसे करते 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 कड़ी से कड़ी मिलती बहुत नीचे तक आ चुकी है, बहुत कम बन चुका है। मेरी इनसे गुजारिश है, खुदारा रेल का फायदा आपका फायदा है, ये कौमी असासा है, इसको बचा लें, इसको तबाह ना करें। क्यों कि इसके पूरी दुनिया इससे सफर करती है, दुनिया कहाँ से कहाँ जाती है, तो ये कौमी असासा है। बल्कि जी आप देखें, रेल जो है ये आम आवाम इसको सफरी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर रही है, तिजारती जो है ज़रूरियात वो भी पूरी हो रही है और साथ दिफाई ज़रूरियात भी पूरी हो रही है। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पाकिस्तान में, लेकिन बदकिस्मती से इसकी तरक्की की तरफ कोई तवज्जो नहीं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने एक पॉलिसी अपना बयान दे दिया कि हम डाउन साइजिंग करेंगे, हम ख़त्म कर देंगे इदारों को, जो जितने भी इदारे उनको प्राइवेटाइज कर देंगे। अक्टूबर में PIA प्राइवेटाइज होने जा रही है, तो रेलवे की तरफ भी इनका यही सोच है कि हम रेलवे को प्राइवेटाइज करेंगे। इस हवाले से आपका क्या नुकता है? मैं तो यही अर्ज करूँगा कि ये जालिमाना फैसला है। एक आदमी का बाजू टूटता है तो वो गले में लग जाता है, बाजू ऐसे काट देते हैं, ना कि उसको काट के फेंक देते हैं। अगर तो रेलवे में कोई मामला है तो बैठ के उसका निकाला जा सकता है, हल निकाला जा सकता है कि यार इसको कैसे बचाना है। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसी की 30,000 रुपये तनख्वाह है, 30,000 रुपये तनख्वाह है और 25,000 रुपये बिल आ रहा है उसका, वो बेचारा कहाँ जाएगा? अगर उसको बेरोजगार कर दोगे, अदारा बेच दोगे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जो हुकूमत होती है वो माई बाप की हैसियत रखती है, वो अपने बच्चों को क्लोज करके रखती है, वो उनके लिए मौके ढूंढती है। जैसे अगर मेरे बच्चे हैं तो वो अनपढ़, मेरी कोशिश होगी कि उनको पढ़ाऊँ, अच्छी तालीम कराऊँ, ताकि किसी अच्छे होते पे जाएं, अच्छे पैसे कमाएं, ये भी जिंदगी स्कूल से गुजारें, उनके वालिदैन भी जिंदगी स्कूल से गुजारें। तो जो हुकूमत होती है ये हमारी माँ बाप की हैसियत होती है। इनको चाहिए कि ये जितने अदारे हैं इनको बचाएं, ऐसा हल ढूंढें कि जिससे ये अदारे बच जाएं। बेचने से, बेरोजगार करने से मसले हल नहीं होते, मसले बढ़ते हैं। फिर एक और फैसला है कि जी जो इस्लामाबाद में अगर जाएंगे, एहतजाज करेंगे तो आप पे फलां कानून लागू होगा। भाई क्यों?
जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी मुल्क है, मेरा राइट बनता है कि आप मेरे हकूक पे डाका डाल रहे हैं, मेरे हकूक खत्म हो रहे हैं, तो मैं एहतजाज तो करूंगा। मैं किसी के आगे जाके रहूंगा कि यार मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो मेरे मसले का हल ढूंढने के बजाय, मेरा मसला हल करने के बजाय उल्टा मुझे बेरोजगार कर दिया जाएगा। मुल्क के अंदर आगे कितनी बेरोजगारी है, मजीद बेरोजगार करना है लोगों को, नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी। बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है कि हुकूमत ने जो कानून साजी की है ये एहतजाज रोकने वाली, लगता है ऐसा है कि ये जो डाउन साइजिंग करेंगे, ये जो इदारे खत्म करेंगे, तो चाहते हैं कि अवाम एहतजाज भी ना कर सके। जी, उसी के लिए, उसी की ये कड़ी है कि ये इनको डाउन साइजिंग पे लेके जाएंगे, इनको बेरोजगार करेंगे, ये बाहर निकलेंगे, इन पे फलां चिके लगाओ, ताकि अंदर करो इनको, आगे मरे लोग हैं उनको मजीद बहुत परेशान, ताकि आवाज भी ना उठा सके, ताकि बात नहीं। अच्छा, इसमें आपका जो रेलवे कैरेज फैक्ट्री है और लाहौर में जो वर्कशॉप्स वगैरह है उसमें TLA मुलाजमीन है, उनके साथ भी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ज्यादती हो रही है। इतने सालों से वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उम्र उनकी गुजरती जा रही है, कुछ बहुत सारे ओवर एज भी हो चुके हैं, तो इनको मुस्तकिल नहीं किया गया अभी तक और उनका कोई मुस्तकबिल भी नहीं है आगे आने वाले वक्त में। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये अर्ज करूँगा कि आप तो शायद रेलवे से मुझसे को देखते होंगे, मैं रेलवे कैरेज फैक्ट्री से रिटायर हुआ हूँ 42 साल नौकरी करके। मेरे सामने जो बच्चे भर्ती हुए TLA पे, अडाक बेसिस पे, वो आज 40-42 साल उम्र को पहुंच चुके हैं, अभी तक कंफर्म नहीं, अभी तक कंफर्म। अब वो किसी अदारे में जाने के काबिल नहीं रहे, तो 40-42 साल के बंदे को कौन किसी अदारे में रखता है? हद एज जो 25 से लेकर 30 तक होती है, इससे बढ़ गया तो वो बेचारों का सारी जिंदगी उनकी खराब हो गई, उनके बच्चे जवान हो गए, शादीशुदा है, मकान किराए पे है, उनको बेरोजगार कर रहे हैं, बहुत ज़ालिमाना ये फैसले हैं। तो मैं ये फिर दोबारा मैं ये कहूँगा कि लोगों को इंसाफ दो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। इसी मुल्क के वो बशिंदे हैं, इसी मुल्क के वो शहरी हैं, उनके साथ जुल्म करना ये नामुनासिब है। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये तो रेलवे के हवाले से हमने बातचीत की। अब हम जरा अवामी मसाइल की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जो रेलवे यूनियन है इसको हम अलहदा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो रहनुमा होते हैं, अगर तारीख के ऊपर हम नज़र दौड़ाएं तो ये लोग जो है, जब भी कोई सहाफ़ती इशू होता था या कोई भी अवामी इशू होता था तो ये लोग आगे आगे होते थे। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये इसमें कमी आई है, जो हमारे यूनियंस के अहदेदार हैं ये अपनी यूनियंस तक महदूद हो गए हैं। तो क्या आप समझते हैं पिछले दिनों में जमात इस्लामी का एक धरना हो रहा था, तो मुझे भी वहाँ पे नज़र नहीं आया अपने यूनियंस के लोग, इनको भी आगे बढ़ना चाहिए और अवामी मसाइल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये बात है, अदारे जब तबाह हो जाएं, लोगों को बेरोजगार किया जाए, तो यूनियन भी लास्ट में चली जाती है, उनको भी नुकसान होता है, वो भी मुलाजिम होते हैं ना। तो जिस अदारे में लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, यूनियन के बंदे को बाहर से तो नहीं आए, उसी अदारे के मुलाजिम है, हो सकता है उनका भी कोई रुकन बेरोजगार हो रहा हो। तो इस तरह वो अवामी जो वो कम होती जा रही है, लोगों की डिमांड होती है कि जी हमारे लीडर हैं, बाहर निकलो, मुजाहरा करो, इनके साथ करो मुज़ाकरात। वो बेचारे करते हैं अपनी सकत के मुताबिक, मुज़ाकरात भी करते हैं, बात भी करते हैं, मुजाहरे भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, जमहूरी हुकूमतें थी। अब तो मेरा ख्याल है कि इसको जमहूरी हुकूमत का नामुनासिब सी बात है। ये जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये अमराना हुकूमत है, ये डिक्टेटरशिप है। यहाँ तो जमहूरी कोई नामो निशान नहीं है। तो इस तरह करके जमहूरी हुकूमत अगर हो तो फिर तो ये यूनियन के लोग निकले, तो अगर उनके हकूक़ गज़ब किए जाए, उनकी यूनियन पे बैन लगा दिया जाए। हमने बड़ी सूरतें बर्दाश्त की हैं एज ए ट्रेड यूनियन करते हुए, तो इस तरह करके वो इनको मासूम किया जा रहा है। सही। बस मलक असगर ताज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलक ताज अवेली का एक बहुत बड़ा सियासी और अवामी किरदार है। आपके पास अवाम आते हैं अपने मसाइल लेके, तो आप ये बताइएगा कि क्या किस तरह के मसाइल में लोगों को सामना है? आजकल अवाम को सबसे जो बड़ा मसला है वो महंगाई का है, बिलों का है, बिजली के बिल हैं, वो इतने बढ़ के आ रहे हैं कि लोगों की वो उनसे बाहर हो चुकी है। सही। लोगों की इनकम बहुत कम है, जी। जो लेते हैं वो बिलों में दे देते हैं। बिल्कुल। तो हम इस हुकूमत के आगे ये मुतालबा करते हैं कि आप इस तरफ तवज्जो दें, सही। लोगों के बिल कम करें, हम्म। या इनकी जो तनख्वाहें हैं इनको में इनको बढ़ाया जाए। सही। ये मलक असगर ताज साहब ने बहुत अच्छी पॉइंट की तरफ इशारा किया कि तनख्वाह जो है ये बढ़नी चाहिए। या हम एक नारा बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि जो मजदूर की तनख्वाह है वो 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। इस हवाले से जरा आप रोशनी डालिए। जी, हमने तो सारी जिंदगी यही नारे लगाए हैं कि 1 तोला सोने के बराबर तनख्वाह मजदूर की होनी चाहिए, लेकिन आज तक बदकिस्मती से 1 तोला छोड़ के आधे तोले के बराबर भी नहीं हुई। तो महंगाई का ये आलम है कि एक गरीब आदमी है, उसकी 30,000 रुपये सैलरी है, तो उसको 25,000 रुपये बिल आ गया बिजली का, तो वो बच्चों को क्या खिलाएगा? वो घर का किराया उसने देना है, आगे रसोई गैस का बिल आना है, उसका करना है। तो बहुत मुश्किलात हैं आवाम के लिए, लोगों के लिए इतनी मुश्किलात बढ़ गई है कि जिसका अंदाजा कोई नहीं।
جس کا اندازہ کوئی نہیں. حکومت کو اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور بھی ملک دنیا میں لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ یہ بجلی ہمیں لے کر بیٹھ گئی ہے. دوسری مسئلہ کی بات بتاؤں آپ کو کہ بجلی ہم خرید رہے ہیں واپٹا سے ہم خرید رہے ہیں, ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں. تو انکم ٹیکس ان سے لینا چاہیے. جو بیچ رہا ہے اس سے لینا چاہیے. جو چیز بیچ رہا ہے, میں بجلی خرید رہا ہوں, واپٹا سے خرید رہا ہوں, میں اس کو پیسے دے رہا ہوں, تو انکم ٹیکس مجھ سے بھی لیا جا رہا ہے. اگر 3,000 روپے کی میں نے بجلی جلائی ہے تو 12,000 روپے بل آ گیا, بقایا جی کیا فلاں ٹیکس. بھائی مجھ میں کس چیز کے ٹیکس؟ میں تو ایک ریٹائرمنٹ آدمی ہوں, میں پینشن لے کر گھر کا گزارا کر رہا ہوں, تو مجھے انکم ٹیکس میرے پہ اتنا نہیں لاگو ہوتا, لیکن وہ مجھ سے بھی لے رہے ہیں. یہ ظالمانہ جو فیصلے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے, ان پہ نظر کرنی چاہیے. تو واپٹا سے جا کے انکم ٹیکس دیں, ہم سے نہ دیں. اچھا چودھری صاحب, حلقے کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو زچہ بچہ کا ایک اسپتال ہے جو کہ میں سنتا آ رہا ہوں کہ عرصہ دراز سے وہ اس کی بلڈنگ تیار ہے لیکن اس کو آپریشنل نہیں کیا جا رہا. اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسی باتیں ہیں جن وجہ سے یہ بند ہے ابھی تک, کیا اس کی وجہ؟ اس کے پیچھے میں یہی عرض کروں گا کہ جو حکمران آتے ہیں نا کچھ عرصے کے لیے, وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. اچھا, وہ جو زچہ بچہ سینٹر پہ جو پیسہ لگا ہے وہ کس کا لگا ہے؟ قوم کا, ہمارا ملک کا, اس وطن کا پیسہ لگا ہے. جو بھی پیچھے آنے والا ہے اس کو کام جاری رکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام شیخ رشید نے شروع کیا, اب شیخ رشید ہماری پارٹی کا نہیں ہے, اب اس کام کو روک دو. بھائی اس کام کو کیوں روک دو؟ وہ کام تو ہمارا ہے, عوام کا ہے, پبلک کا ہے. ہم نے آپ کو بھی ووٹیں دی ہیں, ان کو بھی دی ہیں. تو شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ ایک مجاہد آدمی ہے. اس نے پنڈی کے لیے اتنا کام کیا کہ یہ تو زچہ بچہ سینٹر ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پوری پنڈی میں گھومتا ہوں کہ ہر یوسی میں بچیوں کا ایک کالج ہے. میرا خیال ہے کہ میں پورے پاکستان میں اگر نظر اتراؤں تو اتنے کالج کسی شہر میں نہیں ہوں گے جتنے کالج راولپنڈی میں ہیں. اور شیخ رشید کا یہ کارنامہ ہے. یہ بہت بڑی لئی کا جو ہماری پنڈی میں فلڈ آ جانا, سیلاب آ جانا, لوگوں کے گھروں میں پانی گھسنا, انہوں نے لئی کا ایک منصوبہ بنایا بہت بڑا, وہ راستے میں روک دیا گیا. وہ پیسہ ہمارا خرچ ہوا ہے, اس ملک کا پیسہ خرچ ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ رشید نے یہ کام شروع کیا تو اس کو آگے نہیں ہونا چاہیے, بس یہی روک دو. وہ اربوں روپیہ اس پہ لگ چکا ہے, اب تک اربوں روپیہ لگ چکا ہے. کس کا؟ اس ملک کا, ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں وہ لگ چکے ہیں. تو کسی کی اس پر سے توجہ نہیں ہے. شیخ رشید ایک اچھا لیڈر ہے, اچھا عوامی آدمی ہے, ریلوے کا منسٹر رہا تب بھی وہ ٹھیک رہا. تو راولپنڈی میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جیتنے والا یہ MLA ہے, کہ سب سے زیادہ جیتا ہے. یہ اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں, جو دعوے کرتا ہے وہ اس سے کم ہو گئے. تو اس لیے عوام اس کو چاہتی ہے. کالج, سکول, یونیورسٹی ہمارے یہاں میرا خیال راولپنڈی میں 3-4 اسی طرح اس نے زچہ بچہ سینٹر بنایا. تو ہمارے بنائے اس کے تو اپنے بچے نہیں ہے وہاں جائیں گے, ہمارے لیے اس نے کام کیا. تو خدا رہا اس کو چلاؤ, اس کو پیسے مزید جو فنڈ روکا ہوا ہے وہ دو تاکہ وہ چلے, تو لوگ فائدہ اٹھائیں پنڈی کے, تاکہ آپ کو بھی دعائیں دیں. اچھا, راولپنڈی کی سیاست کی بات ہو رہی ہے, تو راولپنڈی کی جو حلقہ ہے مین, جو بسو چوک سے ہم بات کریں, جو لیفٹ سائڈ پہ دیکھا جائے تو شیخ رشید صاحب کا حلقہ ہے, اور رائٹ سائڈ پہ جو حلقہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ تو سیاسی یتیم ہو چکے ہیں. یہاں ایک شخصیت گزری ہے, میں یہ سوال آپ سے ذاتی طور پہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی روشنی ڈالیں آپ. زمرد خان صاحب یہاں سے MPA بنے تھے, اور ان کا ایک کردار ہے, مطلب ان کو اب پاکستان کی عالمی سطح پہ بھی اور پاکستان کی سطح پہ بھی لوگ جانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں, اسکندر خان نامی ایک شخص آیا تھا, اس نے ارغمال بنایا ہوا تھا پاکستان کو, تو اس مرد مجاہد نے حملہ کر کے اس شخص کو قابو کیا تھا اور اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا تھا. اس وجہ سے ایک عالمی شہرت ان کو ملی. اس کے بعد ہوم سویٹس ہوم کا وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا انہوں نے ایک مقصد شروع کیا ہوا ہے تعلیم سے آراستہ کرنے کا. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک عوامی رائے بھی ہے, میں نے سنا ہے لوگوں سے, کہ اب ان کا جو اس طرف جانے سے ہوم سویٹ ہوم کی طرف جو سیاسی خلا پیدا ہوا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میں بھی یہ عرض کروں کہ وہ جو سیاسی خلا بن گیا وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, MA LLB پڑھا لکھا آدمی تھا. وہ جب آیا تو ہمارے مسئلے مسائل بہت سارے حل ہوئے. زمرد خان جب MLA بنا, وہ MPA نہیں, آپ نے MLA تھا, ممبر قومی اسمبلی بنا, تو اس نے ہمارے حلقے میں اتنے کام کیے کہ ان گنت کام اس نے کیے, وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا. تو وہ جو پڑھے لکھے کی خلا آئی, تو پھر وہ فارم 47 والے آئے جن کو بات کرنے کی نہیں پتا, وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو بالکل وہ حکم سن بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں کرتے. ہمارے حلقے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ہاتھ کا کوئی ایسا کام ہو. تو وہ اتنا زبردست آدمی تھا کہ اس نے MLA کے حیثیت سے بہت اچھے کام کیے. پھر اس نے
बैतुल माल का एमडी रहा, तो बैतुल माल का एमडी जनरल ज़िया के दौर में ये बैतुल माल बना था। उस वक्त से लेकर ज़ुमरुद खान से पहले तक किसी को नहीं पता था कि बैतुल माल भी कोई चीज़ है। जब ज़ुमरुद खान को बैतुल माल का एमडी बनाया गया तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया को पता चल गया कि बैतुल माल भी पाकिस्तान में कोई चीज़ है। उसने चाइना का दौरा किया तो मेरा ख्याल है 2.5 लाख चाइना ने व्हील चेयर दी माजूर लोगों के लिए, 2.5 लाख व्हील चेयर चाइना ने उसको प्रोवाइड की। दीगर मुल्कों ने उसको पैसे दिए कि ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए लगा। उन्होंने कानों के आले, हाथों की छड़ियाँ, अस्पतालों में ऑपरेशन, इतना काम बैतुल माल का किया कि बैतुल माल एक पहचान बना दी कि पाकिस्तान में बैतुल माल भी है। तो बैतुल माल से निकला, उसने अपना स्वीट होम बनाया। आज पूरी दुनिया में पता है कि स्वीट होम ही कोई चीज़ है। इतनी वो दुनिया में चले गए कि जितनी दुनिया में यतीम बच्चे थे उन सब की वो परवरिश कर रहा है, और अल्लाह किस्म की तालीम और अल्लाह किस्म का खाना और अल्लाह किस्म की रिहायश को मिल रही है। तो ज़ुमरुद खान की फिर क्या बात है। जी चौधरी साहब और मलक असगर ताज, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अवामी मसाइल के ऊपर रोशनी डाली और हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। हम आपको दोबारा भी मदऊ करते रहेंगे अपने परिवार में। शुक्रिया जी।